गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टेस्ट में 4 टॉपिक दिए गए थे। 3 टॉपिक्स का जो रिवीजन था वो आपको बता दिया गया था। आज का बिंदु है ज्वार भाटा। देखिए, ज्वार भाटा आपका जो महासागरीय जल संचलन वाला जो लेसन है उसका बिंदु है। ज्वार भाटा से पहले अपन एक बात देखें, तरंग भी इसी लेसन के अंतर्गत है। तरंग जानते हो, पिछले वीडियो में देखा भी था एक दो में आपने। तरंग होता क्या है, किसे कहें, तरंग किसे कहते हैं, तरंग की परिभाषा क्या होती है। देखिए, सागरीय जल में 2 अवनमनों के बीच, सागरीय जल में 2 अवनमनों के बीच एक कटक तरंग या लहर कहलाता है। मतलब भाई सागरीय जल है, ये 2 अवनमन है। आइए समझ में कि सागरीय जल में 2 अवनमनों के बीच जो कटक होता है उसे तरंग या लहर कहते हैं। जब ये भी कह सकते हैं अपने वायु का जो दबाव है, इस वायु दबाव से सागरीय सतह से जल जो क्रमिक रूप से आगे पीछे या जल का जो हिलना डुलना पीछे हटना, ये जो क्रिया कहलाती है उसे तरंग कहा जाता है। आ रहा है समझ में। अब देखो, तरंग का ये उच्चतम बिंदु ऊपर की ओर, सबसे ऊपर का बिंदु है ये इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तरंग शिखर। तरंग का उच्चतम बिंदु तरंग शिखर, ये गर्त है नीचे, इसे कहा जाता है तरंग गर्त के नाम से। ठीक है, ऊपरी भाग यानी जो ऊंचाई वाला भाग है वो तरंग शिखर, नीचे वाला भाग है वो तरंग गर्त कहलाता है। ठीक है, और 2 शिखर ये और ये, इन दोनों की ये बीच की दूरी है, या 2 गर्तों के बीच की दूरी, 2 शिखरों के या 2 गर्तों के बीच की जो क्षैतिज दूरी है उसे क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य। क्या कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और जो जल के माध्यम से जो तरंग की जो गति होती है उस गति को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, उसे तरंग की गति कहा जाता है। ये सामान्य बात हो गई तरंग की। अब बिंदु देखते हैं अपन ज्वार भाटा। ध्यान दीजिए, आपके टेस्ट में भी दे रखा है ज्वार भाटा। सबसे पहले ज्वार भाटा होता क्या है, ज्वार भाटे की परिभाषा किसे कहें। देखिए, चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों का कौन सा बल, आकर्षण बल। तो चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल के कारण से जो सागर तल है, अरे समझ में, जो सागरीय जो तल है, ये सागरीय तल नियतकालिक समय पर ऊपर उठना और गिरना। फिर से देखो कि चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल के कारण दिन में 1 बार या 2 बार सागरीय तल का नियतकालिक समय पर ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा किसे कहोगे, चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल के कारण दिन में 1 बार या 2 बार
सागरीय तल का नियत कालिक समय पर ऊपर उठना, ज्वार और नीचे गिरना। जो सागरीय जो जल है, ये सागरीय जल ऊपर उठेगा तो ज्वार और नीचे गिरेगा तो बाठा। कोई दिक्कत? यानी चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण दिन में एक बार या दो बार जो सागर का जल है, ये सागर का जल ऊपर की ओर उठेगा तो ज्वार, और वह जल नीचे की ओर गिरेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? बाठा। कोई दिक्कत? ये तो परिभाषा। अब प्रश्न यहां पर ये है, ज्वार बाठा की उत्पत्ति के कारण ये जो सागरीय जल का ऊपर उठना, सागरीय जल का नीचे गिरना, ये जो स्थिति है ये होती क्यों है? देखिए, मुख्यतः ज्वार बाठे की उत्पत्ति के जो कारण है, इसमें दो कारण प्रमुख हो सकते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, और एक अपकेंद्रीय बल। ज्वार बाठा की उत्पत्ति के कितने कारण हैं? दो कारण। दो कारण कौन कौन से? नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल और नंबर 2 अपकेंद्रीय बल। देखो कैसे। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? आप केवल गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब इतना जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के द्वारा ऊपर जो वस्तु उछाली जाती है उसको पृथ्वी नीचे की ओर खींच लेती है, वह गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है? विभिन्न पिंडों द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति। विभिन्न जो वस्तुएं हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो विभिन्न जो पिंड हैं, उन विभिन्न पिंडों द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति। अपनी ओर खींचने की शक्ति का मतलब है, आप इसे और क्या कह सकते हो? अभिकेंद्रीय बल भी कह सकते हो। अभिकेंद्रीय यानी खींचना, अपकेंद्रीय यानी दूर हटाना। तो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय भी हो सकता है। देखिए, मुख्यतः संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत जो संतुलन की स्थिति बनी हुई है, उस संतुलन की स्थिति के पीछे प्रधान कारण जो है वो कौन सा है? वह गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा है, यानी वस्तुएं, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तुएं अपने स्थान पर स्थित है, इसके पीछे प्रधान कारण कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल है। आते हैं बिंदु पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार बाठा की उत्पत्ति के अंतर्गत किस प्रकार से प्रभावी होता है? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे अपन कि सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है, एक प्रकार समझिएगा कि सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है, इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो प्रभाव अपन ये कह सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। अरे समझ में? यानी सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है, आकर्षण जो शक्ति है, इस सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव कहां पर पड़ता है? हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। आ रहा है समझ में? अब देखो, हमारी पृथ्वी पर स्थल भाग भी विद्यमान है और जल भाग भी विद्यमान है। दोनों भाग हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है, लेकिन सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव जो हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, यह स्थल भाग की तुलना में किस पर अधिक प्रभावशाली होता है? जलीय भाग पर। यानी ये जलीय भाग को सर्वाधिक रूप से अपन ये कह सकते हैं क्या करता है? प्रभावित करता है। क्यों? सीधी सी बात है, तरल जो जल है, उस तरल जल का जो खिंचाव है, वो खिंचाव क्या होता है? अधिक होता है। आ रहा है समझ में? तीसरा बिंदु, जो चंद्रमा है
इस चंद्रमा के ठीक सामने वाला जो भाग है उस पर यह सर्वाधिक बल काम करता है, यानी यह भाग है वो चंद्रमा की ओर खींचने लगता है। चंद्रमा के सामने वाला जो भाग होता है ना हमारी पृथ्वी पर, उस पर आकर्षण का प्रभाव अधिक होता है, यानी वो भाग क्या करता है, चंद्रमा की ओर खींचने लगता है। आ रहा है समझ में? अब हमारी जो पृथ्वी है, आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? 2 गतियां, एक परिक्रमण गति होती है, एक परिभ्रमण गति होती है। चारों ओर चक्कर लगाना, अपने दूरी पर चक्कर लगाना। हमारी पृथ्वी जो अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है उसमें एक दिन यानी 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, सभी स्थान क्रमिक रूप से जो ज्वार भाटा है उस ज्वार भाटे की स्थिति में नियमित रूप से आते जाते हैं। सही बात नहीं है भाई? हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में घूमेगी। जो स्थान, जैसे मान लीजिएगा ये भाग है, ठीक है, अब हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है तो ये भाग 24 घंटे बाद वापस इधर आएगा। प्रत्येक जो भाग है वो नियतकालिक समय पर या नियत समय पर जो ज्वार भाटा है वो ज्वार भाटे की स्थिति में आ जाता है। ये सारे कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो कितने कारण हो गए? 4 कारण। पहला कारण क्या बताया मैंने कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक पड़ता है। पहली बात, कोई दिक्कत? दूसरी बात, हमारी पृथ्वी पर स्थल भाग भी है और जल भाग भी है। तरल भाग में खिंचाव अधिक होता है, इसलिए इस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव स्थल भाग की तुलना में जल भाग पर अधिक होता है। तीसरी बात मैंने ये बताई कि चंद्रमा, हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा के बिल्कुल सामने वाला जो भाग होता है उस भाग पर यह बल सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, यानी ये भाग चंद्रमा की ओर क्या होता है, खींचता है। आ रहा है समझ में? अब पृथ्वी अपनी दूरी पर परिभ्रमण करती है, 24 घंटे का समय लगाती है, यानी क्रमानुसार सारे स्थान नियमित रूप से ज्वार भाटे की स्थिति के अंतर्गत आते रहते हैं। इस कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। दूसरा एक बिंदु है अपकेंद्रीय बल। यह तथा विकेंद्रीय बल अपनी ओर खींचना और अपकेंद्रीय बल होता है अपने से दूर हटाना। देखो अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल पिंडों का वह बल है जिसमें विभिन्न वस्तुएं बाहर की ओर हटने का प्रयास करती हैं। अपकेंद्रीय बल किसे कहोगे? अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय बल विभिन्न पिंडों का वह बल है जिनमें वस्तुएं बाहर की ओर हटने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। यानी अब ज्वार भाटे की उत्पत्ति में जो अपकेंद्रीय, ये तो अपकेंद्रीय बल की परिभाषा हो गई कि विभिन्न पिंडों का वह बल या विभिन्न पिंडों का वह बल जो दूर हटने का क्या करता हो, प्रयास करता हो, उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के अंतर्गत जो अपकेंद्रीय बल है वो किस रूप में काम करता है, ध्यान दीजिएगा। हमारी पृथ्वी के, ये अपकेंद्रीय बल की है, हमारी पृथ्वी के प्रत्येक भाग के अंतर्गत कौन सा बल पाया जाता है? अपकेंद्रीय बल पाया जाता है, जिसकी दिशा पृथ्वी के प्रत्येक भाग में क्या होती है? समान। पहली बात कि हमारी पृथ्वी के प्रत्येक भाग में अपकेंद्रीय बल पाया जाता है और जिसकी दशा, जिसकी जो डायरेक्शन होता है वह पृथ्वी के प्रत्येक भाग में एक समान होता है। आ रहा है समझ में? और हमारी पृथ्वी का दूसरा बिंदु कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो केंद्र है, इस केंद्र पर विद्यमान अपकेंद्रीय जो बल है, यह अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा का आकर्षण बल दोनों समान होता है। समान का मतलब दोनों में समान पावर होता है। पृथ्वी के केंद्र का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा का आकर्षण बल दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल एक समान होते हैं। आ रहा है समझ में?
तीसरा, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के विपरीत भाग में आकर्षण शक्ति की अपेक्षा अपकेंद्रीय बल अधिक होता है। यानी पृथ्वी का जो विपरीत भाग है उसमें अपकेंद्रीय बल की अधिकता और आकर्षण बल की क्या होती है, कमी, इसलिए दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर एक बात आप ध्यान में रखो, ज्वार भाटा के लिए केवल एक बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर के कारण से ज्वार की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सारे नियम फेल लगे। ज्वार भाटा क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल में अंतर के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल व अपकेंद्रीय बल में अंतर के कारण से किसकी उत्पत्ति होती है? ज्वार भाटे की, सूर्य ज्वार की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत? ये हो गए ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण। फिर है ज्वार भाटा के प्रकार। मुख्य प्रकारों की बात करते हैं, बाकी प्रकार तो 6-7 प्रकार हैं, वो मध्य रेखीय, निवृत्तीय प्रकार, ठीक है, मध्य अक्ष, अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन अपन महत्वपूर्ण जो प्रकार है उनकी बात करते हैं। तो ज्वार भाटा के आपके सिलेबस के आधार पर एक तो है अर्धदैनिक ज्वार, एक होता है दैनिक ज्वार, एक होता है मिश्र ज्वार। पहले ये देखें, बाद में दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, इनका अध्ययन करेंगे अपन, ध्यान दीजिएगा। अर्धदैनिक ज्वार क्या होता है? दैनिक यानी दिन और अर्ध यानी आधा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को दैनिक ज्वार भाटा। आ रहा है समझ में कि प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार आने वाला जो ज्वार है उसे दैनिक ज्वार भाटा। जब 2 लगातार उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं, कितने हो गए? 2 बार तो उच्च ज्वार आ गया और 2 बार निम्न ज्वार आ गया, ठीक है। दैनिक ज्वार के अंतर्गत इसमें 1 बार निम्न ज्वार, 1 बार उच्च। भाई अर्धदैनिक ज्वार में तो क्या होता है? 2 बार तो उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार। दैनिक ज्वार में 1 बार तो उच्च ज्वार और 1 बार निम्न ज्वार आता है। और यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से चंद्रमा के खिसकाव के कारण से आता है। यानी 12 घंटे 26 मिनट की अपन बात कर सकते हैं कि 12 घंटे 26 मिनट के बाद में ये एक ज्वार आता है, ठीक है। इसमें उच्च व निम्न दोनों ज्वारों की जो ऊंचाई होती है वो समान होती है। मिश्रित ज्वार की बात करें तो ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता मिलती है उसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल भाई। अर्धदैनिक ज्वार वह ज्वार भाटा जिसमें दिन में 2 बार तो उच्च और 2 बार निम्न ज्वार आता है अर्धदैनिक ज्वार। 1 बार उच्च 1 बार निम्न ज्वार आता है दैनिक ज्वार। और जिसके अंतर्गत ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है, वो ज्वारों की जो ऊंचाई है उसमें भिन्नता पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित ज्वार कहा जाता है। कोई दिक्कत? एक होता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा के प्रकार। इस आधार पर ज्वार भाटा के प्रकारों का अपन विवेचन करें तो मुख्यतः अपन कितने प्रकार के ज्वार भाटा देखेंगे? इसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है दीर्घ ज्वार
जिसे और क्या कहा जाता है, बृहद ज्वार। और एक होता है कौन सा, लघु ज्वार, जिसे क्या कहा जाता है, निम्न ज्वार। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, ये किस आधार पर थे, आवृत्ति, ये आवृत्ति के आधार पर। सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर देखते हैं सबसे पहले दीर्घ ज्वार के बारे में। देखिए दीर्घ ज्वार है वो एक तो पूर्णिमा और एक अमावस्या के दिन आते हैं। आए समझे, क्यों कि इन दिनों सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये तीनों किस रूप में होते हैं, बिल्कुल सिद्ध में होते हैं, यानी सरल रेखा के रूप में होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होता है वो सागरीय भागों पर इन दिन अधिक होता है। भाई अमावस्या के दिन कैसी स्थिति बनती है, अमावस्या के दिन स्थिति बनती है पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के बिल्कुल सामने होते हैं, इस क्रम में होते हैं। आ रहा है समझ में, यानी चंद्रमा व सूर्य की स्थिति पृथ्वी के एक ओर होती है, ये पृथ्वी एक ओर है, सामने सूर्य और चंद्रमा। इस स्थिति को जब सूर्य व चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के एक ओर होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है युति। क्या लिखोगे, युति। किसे कहते हैं युति, जब सूर्य व चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के एक ओर होती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का आकर्षण का प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो आने वाला जो ज्वार होगा वो प्रभावशाली होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत। एक होता है लघु या निम्न ज्वार। इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो प्रत्येक महीने का शुक्ल पक्ष और जो कृष्ण पक्ष है, इन दोनों पक्षों की कौन सी तिथि, सप्तमी और अष्टमी। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि है, उस दिन क्या होता है कि जो पृथ्वी है वह समकोणीय की स्थिति में होती है। यानी किस रूप में होता है, पहले सूर्य, फिर बीच में पृथ्वी, फिर चंद्रमा बीच में है ना। यानी सूर्य व चंद्रमा, अपने ये कह सकते हैं कि सूर्य व चंद्रमा की जो स्थिति है वह ज्वार उत्पादक जो बल है उसके एक दूसरे के विपरीत काम करती है। आगे समझ में, एक दूसरे के विपरीत काम करती है, ठीक है। इसमें एक चीज और अपनी रखेगी, युति, एक होता है वियुति, एक तो या युति और एक क्या होता है वियुति। वियुति क्या होता है, ये तो गया अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी किस रूप में होती है, इस रूप में होती है। पृथ्वी किस रूप में होती है, इस रूप में। सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी की स्थिति होती है, उसे क्या कहा जाता है, वियुति। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो युति, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी है तो वियुति। अब आते हैं बिंदु पर, दूसरा है लघु ज्वार। प्रत्येक महीने की सप्तमी व अष्टमी तिथि के दिन, अरे समझ में, सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन जो पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, ये तीनों समकोणीय की स्थिति में होते हैं। समकोणीय की स्थिति का मतलब क्या हो गया, समकोणीय की स्थिति का मतलब ये हो गया कि जैसे ये तो हो गया चंद्रमा, ये हो गई हमारी पृथ्वी और ये हो गया सूर्य, समकोणीय की स्थिति हो गई ना। अब सूर्य आकर्षण का प्रभाव लगा रहा है, चंद्रमा भी लगा रहा है। यहां पर तो क्या था, एक और लगा रहा था तो ज्वार हुआ अधिक, इसलिए इसे दीर्घ ज्वार कहा गया, ठीक है। लेकिन सूर्य व चंद्रमा में जो ज्वार उत्पादक जो बल लग रहा है वो एक दूसरे के विपरीत। चंद्रमा है वो इधर ले जाना चाह रहा है, सूर्य वो इधर ले जाना चाह रहा है, इसलिए जो ज्वार आता है वो ज्वार क्या होता है, निम्न होता है। उस ज्वार को लघु या निम्न ज्वार कहते हैं।
कोई दिक्कत? फिर से देख लो एक बार कि दीर्घ ज्वार तो कब आता है? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आता है, ठीक है। और लघु ज्वार कब आता है? प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि के दिन युति वियुति दोनों आपको पता है, ये समकोणीय स्थिति रहती है। कब? ये समकोणीय स्थिति रहती है लघु ज्वार के अंतर्गत। कोई दिक्कत? और भी इसमें अपन अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये 4 टॉपिक आपके टेस्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक्स को आप ठीक प्रकार से तैयार करोगे, ठीक है। कल अपन कोई दूसरा वीडियो देखेंगे आगे का। ये 4 बिंदु का रिवीजन मैंने करवा दिया है, इसलिए अब टेस्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। शेष करें।